सीबीएसई क्लास 10 साइंस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 है अवर एनवायरनमेंट। और उसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। हम लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, कि हम लोग एग्जाम्स में अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो हम लोग उसको देख सके। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारा एक फूड चेन एंड फूड वेब है, ओजोन लेयर के बारे में है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के विषय में है। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ओजोन लेयर से संबंधित है, उस टॉपिक के बारे में है। क्वेश्चन 6 है, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। राइट द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। 2025 में 3 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसके बाद मैं पीडीएफ यहाँ पर शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन और आंसर को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एबीसी नहीं लिखा है, एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो जब भी पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको क्या करना है कि एक एक करके वो लाइन पढ़नी है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल पाए, आप पता कर पाए कितने क्वेश्चन से हमें कितनी तरह से या कितने क्वेश्चंस के आंसर देने। तो पहला है, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन। तो ओजोन का हमें फंक्शन बताना है पहले, ठीक है। तो इसी का आंसर पहले देख लेते हैं। ओजोन का फंक्शन क्या होता है? ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो जो सन की यूवी रेज होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से जो ओजोन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसकी लैंग्वेज में लिखा हूँ तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ सन, ठीक है। यूवी रेज ऑफ सन आर हार्मफुल, तो ये जो रेज होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, हार्मफुल होती है। फिर ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फेयर। जो अपर एटमोस्फेयर में ओजोन रहता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन O3 होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो ऊपर के एटमोस्फेयर में O2 होता है, उस O2 को पहले यूवी रेज ब्रेक करती है। जो यूवी रेज होती है वो इसको तोड़ती हैं O+O में। तो ये एक एटम है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का एटम, और ये दो है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल हो गया और ये एटम हो गया, ठीक है। तो O2O+O। तो यहाँ पर फिर ये जो एक O है, एक एटम, वो फिर से O2 से कंबाइन करके O3 बनाता है, और ये O3 हमारा क्या है? ओजोन है। तो ये हमारा हो गया ओजोन का फॉर्मेशन। तो पहला दो क्वेश्चन हमने देख लिया। सबसे पहले ओजोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब तीसरा यहाँ पर है, राइट द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है वो भी हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, डिप्लीशन, ओजोन होल, कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन, मतलब वो कम हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, वो टूट रहा है ओजोन, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मैंने यहाँ पर पूरी लाइन लिखी है क्वेश्चन से लेके। द ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या जिसको फ्रियॉन्स भी आप कह सकते हैं, CFCs, इसको शॉर्ट में CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, या स्लैश में फ्रियॉन्स। ये मैंने मार्किंग स्कीम से आंसर लिया है। तो बेसिकली लगभग सब आंसर मार्किंग स्कीम से मैंने लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसके बारे में था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि 7th नंबर क्वेश्चन 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू द फूड चेन। फूड चेन हमने देखा था कैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, अपना फूड बनाता है और आगे चलते हैं। जैसे प्लांट्स को डियर खाया, डियर को लायन खाया, तो ये ऐसे फूड चेन होता है, ठीक है। तो
some harmful chemicals gets accumulated in the human bodies through the food chain। तो ह्यूमंस भी आते हैं टॉप पर, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस कोई मीट खाते हैं या फिर अगर मांस खाते हैं या फिर वो साग सब्जी हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो ह्यूमंस होते हैं वो भी फूड चेन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी फूड चेन बनता है तो फूड चेन में जो ह्यूमंस होते हैं वो टॉप पर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें या ऐसे देखें तो वो टॉप पर होते हैं, ह्यूमन बींग्स टॉप पोजीशन पे वो अपना जगह लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या उसका अपना फूड बनाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी वो खा लेता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स भी होंगे थोड़े बहुत, है ना। एनर्जी भी होती है, एनर्जी सोर्स भी होते हैं, पर कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो वो जाते हैं पहले लेवल पे, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को मान लेते हैं लायन या कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, तो फिर जो केमिकल्स इसके अंदर थे वो अब थोड़े इसके अंदर चले गए, फिर उसके बाद उसके अंदर चले गए, मतलब जितना भी वहां पर लेवल पे होगा तो जो केमिकल्स होते हैं धीरे धीरे एक दूसरे के बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स टॉप पर होते हैं, ठीक है। तो वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब वो टॉप पोजीशन जनरली ऑक्यूपाई करते हैं तो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो एंड में जाके उनमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनमें जम जाते हैं या उनमें रह जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड बनाता है तो वो फूड के संग कुछ केमिकल्स भी उसकी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, एनर्जी तो मिलते ही है पर साथ में ये केमिकल्स भी मिल सकते हैं उसके साथ, जिससे जो मतलब कंडीशन होता है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू द फूड चेन। तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं फूड चेन के द्वारा, जब ह्यूमन बॉडी फूड चेन में होता है या ह्यूमंस फूड चेन में आते हैं। नेम दिस फेनोमेनन, इस फेनोमेनन का नाम क्या होता है। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स फाउंड इन अवर बॉडीज। हम ह्यूमंस के अंदर जो कंसेंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हम लोग टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एक फूड चेन में, ठीक है। तो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स फाउंड इन अवर बॉडी 2025 3 मार्क्स। तो सबसे पहले इस फेनोमेनन का नाम क्या होता है, तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से पहले आंसर लिया है, सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू द फूड चेन। तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडीज में जमा हो जाते हैं थ्रू द फूड चेन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो फेनोमेनन होता है उसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रीजन। रीजन क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको डिकम्पोजर्स या फिर और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। उनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 में क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप है, जैसे डीडीटी पॉलीस्टर और ग्लास, है ना, ये सब क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। तो ये जो केमिकल्स जो होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो ये केमिकल्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जो डिकम्पोजर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इनको तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे गेट एक्यूमुलेटेड। तो इसी कारण वो जमते जाते हैं ना, वो टूटते नहीं, वो जमा होते जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, और ह्यूमन बींग्स टॉप पे होते हैं तो जो भी केमिकल्स आते हैं वो एंड में आके हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो these chemicals are non-biodegradable, they get accumulated. Human beings are at the top of the food chain, so they are most affected, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे देखिएगा तो सबसे ऊपर ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो वो हाँ सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन केमिकल से। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इकोसिस्टम के बारे में। ओके, अब हम लोग एक बार बुक से देख लेते हैं। तो अगर मैं बुक में चैप्टर नंबर 13 निकालूं, तो उसमें सबसे पहले ही टॉपिक है इकोसिस्टम, व्हाट आर इट कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम मतलब हमारा एक जो आसपास का वातावरण होता है, ठीक है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे हमारे जहाँ पर लैंड में हम लोग रहते हैं, जमीन पर। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जब पानी समुद्र में, उसके अंदर भी बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के पेड़ पौधे रहते हैं, पानी रहता है, तो वो अपना इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि इकोसिस्टम में बैलेंस रहता है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे हम लोग अपने इकोसिस्टम में देखें तो जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, तो ये सब होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, है ना, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, हवा हो गई, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए। तो इन सब का एक बैलेंस रहता है, ठीक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। तो ये सब होता है हमारा इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, वो इकोसिस्टम, ठीक है। और एक इकोसिस्टम होता है आर्टिफिशियल, जो नेचुरली होता है पर हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा गार्डन हो गया, या फिर एक्वेरियम हो गया जिसमें थोड़ा सा पानी, और उसमें हम लोग मछली रख सकते हैं, या फिर और पेड़ पौधे रख सकते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। और जो वातावरण में रहता है बड़ा सा इकोसिस्टम, वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। तो ये इकोसिस्टम रहता है, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन्स हो गया, एक्वेरियम वगैरह हो गए। तो ये सब हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, 2025 में आया है, 1 मार्क का। और ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अदर देन अबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्वेरियम विद स्मॉल हर्बिवोरस फिशेस अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। थोड़ी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। बोला गया है कि एक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर अबायोटिक कंपोनेंट्स को छोड़ दिया जाए तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के। तो इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है एक एक्वेरियम को बनाने के लिए स्मॉल हर्बिवोरस फिशेस के साथ, और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो खुद सस्टेन हो सके। मतलब हमें इसमें एक एक्वेरियम बनाना है, ठीक है, और उस एक्वेरियम में होना चाहिए स्मॉल हर्बीवोरस फिशेस, स्मॉल हर्बीवोरस फिशेस, ठीक है। और ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब अपने आप ये इकोसिस्टम चलता जाए, सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो हमें कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं चाहिए? इसमें और भी कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग लगा सकते हैं, तो कौन से नहीं चाहिए? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। पहला हमारे पास है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। क्या ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। थर्ड हमारे पास है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगी। और फोर्थ ऑप्शन है, मतलब अभी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अभी आएंगे। और फोर्थ हमारे पास है कंज्यूमर्स,
क्लाउन फिशेस एंड सी अर्चिन। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1 एंड 3। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 2 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है हमको एक एक्वेरियम बनाना है और उस एक्वेरियम में स्मॉल हर्बीवोरस फिशेस होनी चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए। और कौन से इन चारों में, चारों बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, तो इनमें से कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत है नहीं। टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं तो उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्वेरियम बना रहे हैं पानी के साथ, जो पानी में रहे उनकी जरूरत होगी। 2 की तो जरूरत है नहीं, और वही पूछा है किसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा 2 ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा 2 है, इसमें तो 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये नहीं होगा। अब हमारे पास ये दोनों बचे, आगे बढ़ते हैं। तो 2 नहीं होगा, ठीक है। और 1 एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स ये तो हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स हम लोग इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और मतलब 1 तो होना चाहिए, तो 1 ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, नहीं है दोनों में। अब देखिए डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगाई। देखिए डिकम्पोजर्स तो होना चाहिए, जो डेड रिमेन्स वगैरह अगर कुछ होंगे तो वो उनको फीड कर सकती है, उन पे फीड कर सकते हैं। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो रेप्लेनिश करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी फिक्स वगैरह करते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो डिकम्पोजर्स तो हमें चाहिए। तो 3 तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 3 है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 हमें चाहिए, पूछा गया है क्या नहीं चाहिए, ठीक है, 3 हमें चाहिए, तो यहाँ 3 आ गया, तो बी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही बचा। डी भी देख लेते हैं, कंज्यूमर्स एज क्लाउन फिशेज एंड सी अर्चिन्स। तो हमें कंज्यूमर्स नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल हर्बीवोरस फिशेस का ही हमें चाहिए एक्वेरियम में सेल्फ सस्टेनिंग, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स की जरूरत नहीं है, तो कंज्यूमर्स नहीं होगा। और यही पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, नहीं पूछा है कि है पूछा है, तो यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है। तो कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है हमें, तो हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल की जरूरत नहीं है, लैंड के एनिमल्स और प्लांट की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें कंज्यूमर फिशेस की जरूरत है, या कंज्यूमर्स की जरूरत है, जैसे क्लाउन फिशेस एंड सी अर्चिन्स। तो किसकी जरूरत नहीं है, 2 और 4 की, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके लिए लैंग्वेज आपको थोड़ा स्टडी करना होगा, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। 2025 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, फिर एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेंगे लैंग्वेज क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन रीजन। तो ये रहा हमारा एसर्शन। एसर्शन हमारे पास है यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। तो अगर हम लोग जूट बैग्स का यूज करते हैं, जूट बैग्स, तो जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन हमारा कम होता है। और उसके बाद हम लोग रीजन देखते हैं। तो रीजन हमारे पास है जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग मे बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जूट हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, और इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं जब भी हम चाहें, तो इसीलिए ये पॉल्यूशन नहीं भी करता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या हमारा एसर्शन सही है। तो जूट बैग्स पॉल्यूशन घटाता है, हाँ सही है। और जूट बैग बायोडिग्रेडेबल होता है और हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जूट बैग बायोडिग्रेडेबल होता है और हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉल्यूशन भी हमारा कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। both a and r are true and r is the correct explanation of a। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए पैराग्राफ है पर इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एसेंशियल फंक्शन बताना है परफॉर्म बाय ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद कैसे ये फॉर्म होता है अपर एटमॉस्फेयर में, ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड हमारे पास एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स का नाम लिखना है जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला हमारे पास है एसेंशियल फंक्शन। तो एसेंशियल फंक्शन क्या है? ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन एंड यूवी रेज ऑफ द सन आर हार्मफुल। तो ओजोन यूवी रेज ऑफ सन से प्रोटेक्ट करता है और यूवी रेज ऑफ सन नुकसान पहुंचाते हैं। फिर सेकेंड है हमारे पास फॉर्मेशन इन द एटमोसफेयर, अपर एटमोसफेयर। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या हो गया? यूवी रेज स्प्लिट O2 इन फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो जो ऑक्सीजन एटम्स में ये ब्रेक करता है और ऑक्सीजन एटम फिर कंबाइन करते हैं O2 से, तो O3 हमारा बनता है ओजोन। तो ये हमारे पास O2 हो गया। तो O2 हमारा यूवी रेज O2 को तोड़ता है तो O+ हो, फिर जो एटम है वो O2 से मिलता है तो O3 ओजोन बन जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है राइट द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, नुकसान पहुंचाने में कौन सा केमिकल्स मतलब रेस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने आंसर लिया है द ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़, पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs और फिर है फ्रियॉन्स। ठीक है, मतलब या तो CFCs या फ्रियॉन्स आप लिख सकते हैं। मैंने मार्किंग स्कीम से आंसर लिया है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज थ्रू द फूड चेन। नेम दिस फेनोमेनन। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स फाउंड इन अवर बॉडीज़। तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं फूड चेन के ज़रिए। हमें इस फेनोमेनन का नाम बताना है और हमें एक्सप्लेन करना है रीज़न, क्यों मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडीज़ में। 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने यही लाइन लिख ली है, सम हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू द फूड चेन। और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रीज़न हमारे पास क्या है? दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले ये केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो बॉडी में टूटते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं। दे गेट एक्यूमुलेटेड, तो ये जम जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। ह्यूमन बींग्स टॉप में, फूड चेन के टॉप में रहते हैं। सो दे आर मोस्ट अफेक्टेड, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है अदर देन द अबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए टू मेक एन एक्वेरियम? हम लोग एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रहे हैं एक्वेरियम, जिसमें स्मॉल हर्बीवोरस फिशेस हो और अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, वो अपने आप चलता रहे। तो हमें एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कौन सा नहीं चाहिए। तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ये तो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हम लोग रख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये हमें नहीं चाहिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है? जो लैंड में रहते हैं, तो हम लोग एक्वेटिक बना रहे हैं तो हम लोग को ये नहीं चाहिए। तो डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगई, ये तो हमें चाहिए। डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में। फिर कंज्यूमर्स एज क्लाउन फिशेज एंड सी अर्चिन्स, ये कंज्यूमर्स भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 2 और 4 हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि यही पूछा है कौन सा हमें नहीं चाहिए। 2025 1 मार्क। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन ए, यूज़ ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। तो जूट बैग्स का यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन घटता है, बिल्कुल घटता है, असर्शन सही है। जूट बैग बायोडिग्रेडेबल होता है और उसका जो बैग होता है उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं जब हमें चाहिए, ये भी सही है। हम लोग दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो असर्शन सही है। तो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, तो असर्शन सही है, रीज़न सही है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, है ना, और धीरे धीरे इसी तरह साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट में आगे बढ़ेंगे।